हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का रवि पी तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, यह क्लास आपका चौथा क्लास आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशन और ग्रुप डी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का कलेक्शन और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के मैं प्रतिदिन की तरह आज फिर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, ये क्लास का जो टाइम है वो आपका 11 बजे है और मैं आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे क्लास को शेयर, क्लास को लाइक अवश्य करते जाइएगा और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपका जो लेवल में लेकर के चल रहा हूं वो 0 टू हाई लेवल लेकर के चल रहा हूं। तो अभी आपका ये चौथा प्रैक्टिस सेशन है, तो आप अभी देख रहे हैं कि कुछ सिंपल सिंपल प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। जल्दी ही मैं आपके लिए एक ऐसा प्रावधान करने वाला हूं कि दोस्तों, मैं आपको पहले आधे घंटे थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर दूसरे आधे घंटे में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज, बहुत जल्द। ठीक है, तो दोस्तों आइए प्रश्नों का ये श्रृंखला दोस्तों शुरू करेंगे और आप सभी लोग जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। फास्ट कमेंट करिए और फास्ट जवाब दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये है आपका एनटीपीसी बैच वालों का टेलीग्राम का चैनल, जहां पर आप जुड़ेंगे तो आपको इस क्लास का नोट्स और इस क्लास का पीडीएफ, जो भी प्रैक्टिस यहां पर करवाया जाता है, वो सारी चीजें दोस्तों आपको यहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और ये है टारगेट ऑन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप इसे भी स्कैन करके ज्वाइन करें। यहां पर भी आपको जरूरी इंफॉर्मेशन बच्चों मिलती रहती है। ठीक है, और ये है संस्था का महत्वपूर्ण नंबर, जहां पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विषय से संबंधित, अपने कोर्स से संबंधित दोस्तों जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं। अंकित पांडे, अमल कुमार, विनय गोंड, आशीष वर्मा। ठीक है, आशीष वर्मा ने बोला है कि बिल्कुल बेस्ट आइडिया है। बिल्कुल ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये है आपके। प्रश्न पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की सब यूनिट संरचना क्या है? व्हाट इज द सब यूनिट कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो राइबोसोम होता है उसके सब यूनिट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास को दोस्तों लाइक शेयर करिए, लाइक और शेयर करिए। प्रश्न आपके सामने बहुत फेमस है और ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको इस राइबोसोम के बारे में एक कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। राइबोसोम के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये कोशिकाओं में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोशिकाओं में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स कौन है, तो आपका जवाब वहां पर होना चाहिए राइबोसोम। बच्चों याद रखिएगा कि इसकी खोज के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। इसकी खोज अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में किसने किया था, प्लांट में किसने किया था, तो बच्चों पौधों में इसकी खोज की अगर बात हो तो पौधों में इसकी खोज एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबिन्सन ब्राउन। क्या नाम है? रॉबिन्सन ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अगर यही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जंतुओं में इसकी खोज किसने किया है, तो जंतुओं में इसकी खोज बच्चों पैलिड नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसलिए इस राइबोसोम का एक अन्य नाम होता है, इसे एक नाम और दिया गया है जिसे बोला जाता है बच्चों पैलिड पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसे? पैलिड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज यहां पर याद रखिएगा कि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, अर्थात इसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। नॉन मेम्ब्रेनस पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तीसरी पॉइंट याद रखिएगा कि इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण बच्चों न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोलस के द्वारा, अर्थात केंद्रिका के द्वारा होता है। और अगर पूछा जाए कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है बच्चों प्रोटीन निर्माण में सहायता करना, प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करना। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए ये दोस्तों, यहां पर ये जो राइबोसोम होता है यह एग्जैक्टली दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे बोलते हैं 70S राइबोसोम, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है इसके दो सब यूनिट होती हैं, 30S और 50S, 30S और 50S। और जो 80S होता है ये इसके भी दो सब यूनिट होते हैं, 40S प्लस 60S। अब देखिए मुद्दा यह है कि कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो याद रखेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन पाया जाता है, तो याद रखेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ 70S पाया जाता है। लेकिन अगर यही आपसे पूछ लेता कि यूकैरियोटिक में कौन पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक कोशिका में बच्चों 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है। अब देखिए आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा गया है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कौन पाया जाता है, 70S। तो जब 70S पाया जाता है तो 70S के दो सब यूनिट कौन कौन से हैं, ये देखिए 50S है और 30S है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन बच्चों सही जाएगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्टली यहां पर सही होगा। और मैं देख पा रहा हूं कि आपके तरफ से बी ऑप्शन की झड़ी लगा दिया गया है। विनय गोंड ने यहां पर सी ऑप्शन दे दिया है। यार विनय भाई सी ऑप्शन कैसे, 60 और 30 कहां पर, ये देखिए मैंने क्या बोला, 30 और 50S। जो 70S राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 30 और 50। लेकिन जो 80S राइबोसोम होता है उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 40 और 60S। तो चूंकि यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा गया है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है और 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट 30 और 50। बी ऑप्शन बच्चों यहां पर हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है, ऑस्टिज्म लर्नर ने बोला है ER, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, अंकित पांडे ने बोला है कि सर आपको इतना याद कैसे रहता है साइंस में। तो ये एक बचपन से ही ये सारी चीजें मतलब बोलते बोलते याद हैं। अमरजीत प्रसाद ने बी ऑप्शन बोला। एक बार सभी लोग, जिन लोगों ने सी ऑप्शन बोला है और जिन लोगों ने डी ऑप्शन बोला है, वो विशेष तौर पर ध्यान दे, यहां पर जो आपका जवाब बच्चों सही होगा वो बी ऑप्शन। और मैं ना सिर्फ आपको प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा बल्कि आपको एक एडिशनल पॉइंट्स भी बताऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में बने तो आप उसे कर सकें। ठीक है, तो एक भी प्रश्न हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, बस जरूरी है कि आप एक सही टाइम पर उपस्थित होकर दोस्तों क्लास को देखें। अभी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करें, सभी लोग लाइक करें, और फिर बढ़ेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो कार्बन की तरह श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है। पहला है बच्चों नियॉन, पहला है नियॉन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है पोटेशियम। कमेंट करके बताइए कि यहां पर आपके अकॉर्डिंग कौन सा जवाब बच्चों सही होगा। ठीक है, आशीष वर्मा, अंकित पांडे, चलिए सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां पर आपके अकॉर्डिंग कौन सा जवाब बच्चों सही होगा, कि कौन है जो कार्बन की तरह श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है। यशपाल सिंह ने यहां पर बी ऑप्शन बोला है, सिलिकॉन। ठीक है, तो एक बार सभी लोग के जवाब मैं देखना चाहता हूं कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा जवाब बच्चों सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए कमेंट करके। ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन ने बोला है ऑक्सीजन। कुमार ट्रिक पॉइंट ने बोला है बी ऑप्शन। चलिए देखना चाहता हूं, कुमार ट्रिक पॉइंट बी ऑप्शन। अमरजीत प्रसाद ने ऑक्सीजन बोला, अंकित पांडे ने सी ऑप्शन बोला है यानी कि ऑक्सीजन। यहां पर कुमार ने जो है अब जाकर के अंकित पांडे की तरफ से भी बी ऑप्शन आने लगा है। बी ऑप्शन बच्चों यहां पर सही है, सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका सही है। क्यों, आइए देख लेते हैं। यह है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। नियॉन, पहला ऑप्शन दिया है, नियॉन का परमाणु क्रमांक 2 होता है, पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 8। सिलिकॉन, ये देखिए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, 2, 8 और 4।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6। और बच्चों पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, 2, 8, 8 और 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए कार्बन को, और देखिए कार्बन के साथ किसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए किसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी नियोन के अंतिम कक्षा में 8 है, ऑक्सीजन के 6 है, पोटेशियम के 9 है। तो यहां पर कार्बन की प्रॉपर्टी, कार्बन की जो श्रृंखला है वो किसके साथ मैच कर रही है बच्चों, वो सिलिकॉन के साथ मैच कर रही है। इसलिए यहां पर हमारा जो जवाब सही होगा वो बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली, बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही होगा। रोहित कुमार ने बोला है बी 100% सही है। आशीष वर्मा बी ऑप्शन, ठीक है। रोहित कुमार ने बोला है कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। अगर कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो बच्चों यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, और सिलिकॉन की भी वैलेंसी कितनी है, सिलिकॉन की वैलेंसी भी क्या है, 4 है। ठीक है, तो दोनों की श्रृंखला स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। इसलिए यहां पर हमारा जो जवाब सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अल्पना जायसवाल ने बी ऑप्शन बोला, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये है, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में बासीपन, यानी कि जो बासी हो जाता है भोजन का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। जो भोजन में फैट होता है और जो भोजन में ऑयल होता है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसी भोजन को बोलते हैं क्या, उसी भोजन को बोलते हैं कि वो बासी हो गया है। यही कारण है कि काफी देर तक रखा जाने पर उसका जो स्वाद होता है वो चेंज होने लगता है। इसलिए यहां पर बच्चों हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न स्क्रीन पर यह है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपसे गलत कथन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। आप सभी लोगों को यहां पर इसका जवाब देना है। आइए हम पढ़ते हैं इन सब चारों स्टेटमेंट को। कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता, ये तो सही है। किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोल लिखा है ना। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में होता क्या है बच्चों, जैसे ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ये है ग्लूकोज, और जब इस ग्लूकोज से बनता है क्या, एथिल अल्कोहल बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यह प्रक्रिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। अगर यही ऑक्सीजन उपस्थित होता तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यही ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता, लेकिन फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन नहीं होता। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, और ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल का बनना ही फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी कि जो पहला वाला कथन है बच्चों वो सही है। फिर कह रहा है श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो जैसे श्वसन है और ये है ग्लूकोज C6H12O6, और अगर ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन से जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो सबसे पहले क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, पायरुविक एसिड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, यानी कि बी ऑप्शन भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। बिल्कुल देखिए, श्वसन के प्रथम चरण में किसका विघटन होता है, ग्लूकोज का, तो सी भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। बिल्कुल नहीं, एसिटिक अम्ल नहीं, यहां पर होना चाहिए था पायरुविक अम्ल। किसका विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पायरुविक अम्ल का विघटन होता है। तो यहां पर हमारा बच्चों ये डी वाला ऑप्शन ही गलत है।
और हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है, हमें चुनना है गलत ऑप्शन। कौन सा गलत है, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन सही जाएगा वो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी ऑप्शन गलत है। और प्रश्न में यही पूछा है कि बताइए कौन सा कथन यहां पर गलत है। रोहित कुमार ने डी ऑप्शन बोला, विजय गोंड ने डी ऑप्शन बोला, यशपाल सिंह डी ऑप्शन, वेरी गुड। सौम्या यादव का डी ऑप्शन है। आशीष वर्मा, पायरुविक एसिड का निर्माण सेकंड स्टेप में होता है। पायरुविक एसिड का निर्माण पहले ही स्टेप में हो जाता है। जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, इसी को ग्लाइकोलिसिस बोलती हैं, और यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का जब विघटन होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा। फिर पायरुविक एसिड का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर यह पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि प्रकृति में कभी अकेले नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स इन द नेचर। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां पर आपका कौन सा जवाब बच्चों सही होगा। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो अकेले कभी नहीं होती? आप सभी को इसके लिए कमेंट करना है, तो फास्ट कमेंट करिए। कुमार ट्रिक पॉइंट ने बी ऑप्शन बोला है। बी ऑप्शन में क्या है, चलिए। और ऑटिज्म लर्नर ने वेलोसिटी बोला है। ठीक है, आशुतोष मिश्रा ने सीटेट का रिजल्ट 10 अगस्त तक आएगा। चलिए, अमरजीत प्रसाद ने डी ऑप्शन बोला है, यशपाल सिंह ने बी ऑप्शन, आशुतोष मिश्रा ने सी ऑप्शन। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ए ऑप्शन अभी तक किसी ने नहीं दिया है, बाकी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सब लोगों ने दिया है। देखिए यहां पर आपका जो जवाब सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। न्यूटन ने सर्वप्रथम बताया कि बल कभी अकेले नहीं लग सकता। बल दो वस्तुओं के बीच अंतः क्रिया को बोलते हैं। बल के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि दो वस्तुओं के मध्य अंतः क्रिया हो। जैसे दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच बल लगेगा। अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे धक्का दे रहा हूं तो ये बल लगेगा, यानी कि दो वस्तुओं के बीच की अंतः क्रिया को बल कहते हैं। और बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में स्थान परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। तो जरूरी है कि बल आप किस पर लगाएंगे, धक्का आप किस पर लगाएंगे, उसका होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन के द्वारा। क्या ईस्ट या फिर प्लाज्मोडियम या फिर प्लानेरिया या फिर राइजोपस? कमेंट करके बताइए कि कौन मल्टीपल फिशन के द्वारा प्रजनन करता है। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे मल्टीपल फिशन यानी कि बहुविखंडन की बात करें तो बहुविखंडन जो होता है वो संघ प्रोटोजोआ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? संघ प्रोटोजोआ में पाया जाता है। उदाहरण है जैसे अमीबा, ठीक है, जैसे पैरामीशियम, इन सब में बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन पाया जाता है। जैसे यूग्लिना, जैसे प्लाज्मोडियम। अब मुझे बताइए कि प्लाज्मोडियम है या नहीं। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में है प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। अच्छा देखिए, अगर आपसे यही पूछता कि ईस्ट किसके द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है, तो जो ईस्ट होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोर
फॉर्मेशन के द्वारा करता है। चलिए यहां पर हमारा जो उत्तर सही होगा वो बी ऑप्शन सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है कि ओम के नियम के अनुसार यदि धारा आई बढ़ती है और विभवांतर V स्थिर रहता है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ करंट I इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस V रिमेन्स कांस्टेंट देन, यानी कि यदि किसी प्रतिरोध, जो कोई सर्किट है, कोई परिपथ है, अगर उसमें धारा का मान बढ़े और विभवांतर का मान स्थिर रख दिया जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, प्रतिरोध बढ़ता है, विभवांतर घटता है, प्रतिरोध घटता है। कमेंट करके बताइए कि यहां पर आपका कौन सा जवाब बच्चों सही होगा। थोड़ा सा फास्ट कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है? चलिए फास्ट कमेंट करिए कि कौन सा जवाब यहां पर सही होगा। रोहित कुमार स्पोर्ट्स से होता है ईस्ट में, यशपाल सिंह का बी ऑप्शन, सूरज का बी ऑप्शन, कुमार ट्रिक पॉइंट ने यहां पर कुमार ट्रिक पॉइंट, वेरी गुड कुमार ट्रिक पॉइंट ने यहां पर क्या बोला है? डी ऑप्शन बोला है। अल्पना जायसवाल ने यहां पर बी ऑप्शन बोला है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक तो कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए सभी लोग। सूरज ने बी ऑप्शन, अमरजीत प्रसाद ने बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या दिया है? प्रतिरोध बढ़ता है। आइए देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला याद होगा कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर कहलाता है, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई I हो जाएगा। इस फार्मूला से आपको क्या पता चलता है कि जो प्रतिरोध होता है वह विभव के अनुक्रमानुपाती और यही प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि अगर विभव स्थिर रख दें, इस विभवांतर को स्थिर रख दिया गया, विभवांतर को स्थिर रख दिया गया, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह हुआ कि अगर करंट बढ़ेगी तो प्रतिरोध बच्चों घटेगा। यही से समझिएगा, अगर करंट बढ़ा प्रतिरोध घटा। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया है कि प्रतिरोध घटता है, डी ऑप्शन यहां पर हमारा सही होगा। कुमार ट्रिक पॉइंट ने डी ऑप्शन शुरू से बोला है और अब सिर्फ कुमार ट्रिक पॉइंट ने ही डी ऑप्शन बोला है, बाकी सभी लोगों ने बढ़ाया घटाया है। यशपाल सिंह ने जाकर के अब डी ऑप्शन बोला है। आशीष वर्मा ने डी ऑप्शन, वेरी गुड। एक बार सभी लोग क्लास और ये देखिए घटेगा सूरज, वेरी गुड घटेगा, ठीक है। प्रतिरोध घटेगा, क्यों घटेगा? क्योंकि प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। हमने विभवांतर को स्थिर रख दिया, बढ़ाया ही नहीं ना घटाया, तो अगर धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, सही है ना? तो डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक ग्राम मनुष्यों को उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, कई बार आपको बता चुका हूं। देखिए पहला है रफीज यानी कि रुक्षांश, तो यहां से तो आपको ऊर्जा मिलती ही नहीं है, ऊर्जा नहीं मिलती। याद रखिए, अगर आपसे फाइबर्स की बात करें, अगर आपसे विटामिन की बात करें, अगर आपसे मिनरल्स की बात करें यानी कि खनिज लवणों की बात करें, और अगर आपसे वाटर की बात करें, तो इन सारी चीजों से एनर्जी नहीं मिलती, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोटीन का कैलोरी मान होता है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। मैं इसको अलग से लिखता हूं, जगह नहीं है। देखिए ये है प्रोटीन, प्रोटीन का कैलोरी मान है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये है फैट, और फैट का कैलोरी मान है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है? फैट, वेरी गुड आशीष वर्मा। यहां पर S0007 ने भी डी ऑप्शन बोल दिया, डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही होगा।
फैट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछता कि हमारी कोशिकाओं का पहला चॉइस क्या है, यानी हमारी कोशिकाएं कहां से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तब आपका जवाब वहां पर कार्बोहाइड्रेट होता। अगर यही प्रश्न पूछता कि मनुष्य की कोशिकाएं कहां से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तब वहां पर जवाब आपका कार्बोहाइड्रेट होता। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि बड़ी वसा गोलिकाओं के अनुसार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स द साइज ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स अलाउिंग एंजाइम्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली। ऐसा कौन है जो वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करता है, वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में, ताकि एंजाइम सही से काम कर सके? तो वो है बच्चों पित्त लवण, बाइल सॉल्ट। ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। देखिए ये जो बाइल जूस है यानी कि पित्त रस जिसे बाइल जूस कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है, कमेंट करके बताइए निर्माण कहां पर होता है, ये आपके लिए प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि पित्त रस का संग्रह, स्टोरेज कहां पर होता है। तो निर्माण की बात करेगा ना तो जवाब होगा यकृत, और संग्रह की बात करेगा तो जवाब होगा पित्ताशय। ठीक है, इसका जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है, यह बेसिक होता है, क्षारीय होता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य होता है वसा को जल में घुलनशील बनाना, वसा को जल में घुलनशील बनाना, या इसी को हम कह सकते हैं वसा का पायसीकरण करना, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस में पित्त लवण पाए जाते हैं, पित्त लवण, और यही वसा को जल में घुलनशील बनाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आशीष वर्मा ने बोला है कि लीवर में निर्माण होता है सूरज, क्षारीय होता है, वेरी गुड। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, अमरजीत प्रसाद ने ए ऑप्शन बोला है। सूरज का यकृत है, रोहित कुमार पैंक्रियाज। पित्त रस का निर्माण पैंक्रियाज में कहां होता है, पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। और पित्त रस का कार्य है वसा को जल में घुलनशील बनाना, अर्थात वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना या वसा को जल में घुलनशील बनाना। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा दोस्तों सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें ये किसके उदाहरण हैं? आपसे पूछा है कि जो झालर यूज होता है वो किस क्रम में लगाया जाता है। पहला है समांतर परिपथ का, चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, तीसरा है श्रेणी परिपथ का। कमेंट करके बताइए कि जो घरों को सजाने के लिए झालरों का निर्माण, झालरों को उपयोग किया जाता है घरों को सजाने के लिए, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह, उसमें सर्किट किस क्रम में जोड़ा जाता है। और इसी से रिलेटेड बीपीएससी अभी हाल ही में 2 दिन पहले पेपर हुआ है, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो पुल पर, जो रोडों पर जो स्ट्रीट लाइन होती है, स्ट्रीट लाइट जो होती है, उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है। डी ऑप्शन यहां पर आ रहा है। अल्पना जायसवाल ने 9th के लिए सी ऑप्शन बोला है, कुमार ट्रिक पॉइंट ने 10वीं के लिए ए ऑप्शन बोला है, सूरज ने डी ऑप्शन बोला है। तो यहां पर डी ऑप्शन बच्चों सही जवाब होगा, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, और अगर यही आपसे पूछता कि जो स्ट्रीट लाइट होती है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वो पैरेलल,
समांतर क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल क्यों पाया जाता है। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, तो ये तो गलत है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो सजीव होती हैं इसलिए सेल वॉल पाया जाता है, ये तो गलत बात है। सेल वॉल निर्जीव होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो पौधों की कोशिका भित्ति है, पौधों के चारों ओर जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, ये सजीव है कि निर्जीव है, तो याद रखिए ये नॉन लिविंग होता है, अर्थात यह निर्जीव होता है। तो बी ऑप्शन तो गलत है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, ये भी गलत है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है। जैसे पौधों की कोशिकाओं का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे बोलती हैं क्या, उसे बोलती हैं सेल वॉल। और इसके अंदर भी एक लेयर पाया जाता है जिसे बोलती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, गलत है। आपका बी वाला सी वाला ऑप्शन भी यहां पर गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। सूरज ने 11th के लिए ए ऑप्शन बोला है, सिद्धार्थ के ए ऑप्शन वेरी गुड, आशीष वर्मा, यशपाल सिंह, कुमार ट्रिक पॉइंट 11th के लिए ए ऑप्शन वेरी गुड। चलिए, सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, सबको आंसर देना चाहिए। चलिए, अमरजीत प्रसाद ने ए ऑप्शन बोला। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब मैं कितनी बार ये सारी चीजें आपको बताऊं, जैसे ही ये सब प्रश्न मेरे सामने आते हैं तो मैं चाहता हूं, मेरे मन में ये आता है कि एक बार मैं आपसे पूछूं, कम से कम मुझे ये तो पता चले कि आप कैसे मेरी क्लास को देख रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ही ऐसे होते हैं जो क्लास में आते हैं और आपस में बात करते हैं या फालतू की चीजें बोल करके चले जाते हैं। तो सब लोग, वो उनका काम है, उनको करने दिया जाए, उन पर ध्यान ही ना दिया जाए। आपको मैं ये सारी पॉइंट्स कम से कम 20 बार इस चैनल पर पढ़ा चुका हूं और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यहां पर आप सभी लोग इसका जवाब दें। कुमार ट्रिक पॉइंट ने 12वीं के लिए ए ऑप्शन बोला है। अब सोचिए, बहुत भारी मिस्टेक किए हैं, और अगर यही ऑप्शन मैं गलत कर दूं तो आप एक टीचर का सामूहिक चमत्कार कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा दर्पण यूज करें जो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। तो भाई ऐसा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण बनाता है। कौन बनाता है, उत्तल दर्पण। रही बात अवतल दर्पण की, तो जो अवतल दर्पण होता है यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, छोटा बनाता है और बड़ा भी बनाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि कौन आभासी सीधा छोटा बनाता है, तो आभासी सीधा और छोटा उत्तल दर्पण बनाता है। बी ऑप्शन हमारा यहां पर सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सौम्या यादव ने बी ऑप्शन बोला है, वेरी गुड। अभिषेक शर्मा बी ऑप्शन, सिद्धार्थ का बी ऑप्शन, अमित पांडे वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। रश्मि यादव, बिल्कुल सिंपल था, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये है 13वां प्रश्न। प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन क्षरण के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। यानी कि जो
ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो पहला है स्थलीय पौधों की कम वृद्धि, त्वचा कैंसर, मनुष्यों में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि। यही सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, मनुष्यों में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि, यह ओजोन क्षरण के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं है। सी ऑप्शन सही विकल्प होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। क्या क्या है ये देखिए, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। सिलिकॉन यानी कि SI, दूसरा है आर्सेनिक, AS, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है जर्मेनियम। बताइए कौन विषम है, कमेंट करिए। रश्मि यादव, यशपाल सिंह, कुमार ट्रिक पॉइंट 14वें के लिए सी ऑप्शन फास्फोरस, वेरी गुड। यशपाल सिंह का सी ऑप्शन, वेरी गुड। अभिषेक शर्मा का 14वें के लिए बी ऑप्शन। आपसे आपसे ऑड पूछा है कौन विषम है, तो आइए देखते हैं। यहां पर फास्फोरस सही होगा। देखिए सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन बच्चों अर्धचालक है या उपधातु है, अर्धचालक या आप उपधातु बोल सकते हैं, मेटलॉइड्स। आर्सेनिक भी क्या है, उपधातु है। फास्फोरस क्या है, अधातु है। जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। तो सी ऑप्शन सही होगा, फास्फोरस अधातु है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड। तो इसे बच्चों एल्कली कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, यह पॉइंट याद रखेगा, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। और जो क्षार की बात करें तो देखिए सभी, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि कुछ क्षार जल में घुलनशील होते हैं, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, कुछ क्षार जल में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील बेस होता है उसी को एल्कली कहते हैं। सी ऑप्शन यानी कि क्षारक कहते हैं। सी ऑप्शन यहां पर दोस्तों सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 16वां प्रश्न, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती। विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल। साइकिल चलाते समय कौन सी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, आपसे पूछा है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है उष्मीय ऊर्जा, पहला है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है उष्मीय ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा और चौथा है गतिज ऊर्जा। कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जवाब बच्चों सही होगा। ठीक है, जितेंद्र कुमार सिंह, आशीष वर्मा, विजय, सूरज कुमार ट्रिक पॉइंट 16वें के लिए ए ऑप्शन यानी कि रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है, और कोई कमेंट करके बताइए। अल्पना जायसवाल ने सी ऑप्शन बोला है।
देखिए रासायनिक ऊर्जा तो होगा, रासायनिक ऊर्जा तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि रासायनिक ऊर्जा में जो व्यक्ति है जब साइकिल चला रहा है तो उसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा होगा। ठीक है, उसमें ऊर्जा भी होगा, यांत्रिक ऊर्जा भी होगा, क्या नहीं होगा? गतिज ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है कि ध्वनि का वेग है, पहला गर्मियों में कम सर्दियों की तुलना में, तो गर्मियों में ही अधिक होता है सर्दियों की तुलना में। सर्दी और गर्मी के समान, गलत, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन। मौसम पर निर्भर करता है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, डी ऑप्शन सही होगा। बच्चों होता क्या है कि गर्मी में जब जो स्थल होता है, जो जमीन होता है, वो जब गर्म होता है, ठीक है, जब गर्म होता है तो वायु ऊपर उठती है, और जब वायु ऊपर उठती है तो वायुदाब बढ़ जाता है, और वायुदाब बढ़ जाने के कारण क्या होगा? गर्मी की बात हो रही है, गर्मी के समय में जब स्थल गर्म होगा तो नीचे से वायु ऊपर उठेगी और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है तो इस सिचुएशन में वायु में आर्द्रता आ जाती है, और आर्द्रता आ जाने पर ध्वनि की स्पीड बढ़ जाती है। तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 18वां है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। इसको तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर अवतल दर्पण है, जैसे ये है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, उसे बोलती हैं क्या? उसे बोलती हैं अवतल दर्पण। और वह रेखा जो अवतल दर्पण को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है दर्पण का पोल, ये है फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। मान लीजिए कि वस्तु यहां पर है, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं, ठीक है, और फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए ये किरण यहीं पर मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये है प्रतिबिंब ए और बी वस्तु, और इसका प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो आइए देखते हैं। और देखिए अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो यहां पर आभासी दिया है, आभासी दिया है, वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, और कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। अभिषेक शर्मा ने 18वें के लिए डी ऑप्शन बोला है, गलत है, डी ऑप्शन। यशपाल सिंह ने सी ऑप्शन बोला है। इंदु प्रजापति ने 18वें के लिए ए ऑप्शन बोला है। ए ऑप्शन आभासी, आभासी को देख करके ही गलत कर देना चाहिए, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक, ठीक है। और वास्तविक देखिए दो जगह है, बी और डी में, सी और डी में, लेकिन यहां पर देखिए बड़े आकार का बोल दिया। बड़े आकार का प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो बड़े आकार का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बड़े आकार का प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु फोकस पर होगा, फोकस के और नजदीक जाएगा, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, तब थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, दो अस्थियों को एक दूसरे से एक प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जाता है, तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले को बोलते हैं क्या? लिगामेंट बोलते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। देखिए एक होता है टेंडन, तो ये बोन और मसल्स को जोड़ता है, और दूसरा होता है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है ये बोन और बोन को जोड़ता है।
हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है, यानी कि बोन्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, इनमें से किस पौधे में पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? यह है जड़ों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसके प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभाजित नहीं कर सकते? पहला है रिक्सिया, कर सकते हैं, ये नहीं होगा। कारा कर सकते हैं, मर्सिलिया कर सकते हैं, स्पाइरोगायरा को नहीं। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा एक प्रकार का शैवाल है, और शैवाल किसके अंतर्गत आता है? शैवाल बच्चों थैलोफाइटा वर्ग से बिलोंग करता है, और थैलोफाइटा का मतलब होता है कि इसमें जड़, तना एवं पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, absent होती हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए 21वां प्रश्न है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, कैसी छवि बनेगी? देखिए, उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, यह है उत्तल दर्पण। और वह रेखा जो इस उत्तल दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे बोलती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये है दर्पण का पोल, ये है फोकस। कह रहा है कि अगर दर्पण को हमने रखा हुआ है, वस्तु को हमने रखा हुआ है दर्पण के सामने, यहां पर हमने वस्तु रखा ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब देखिए, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा, आभासी। तो जहां पर भी आभासी होगा, वास्तविक होगा, वो काट दीजिए। कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र सी पर वस्तु के समान आकार की गलत है। ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटे आकार का, बी ऑप्शन सही होगा। यहां पर वास्तविक है, गलत है। आभासी सीधा छोटा आकार की फोकस एफ पर गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो उत्तल दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आज का सेशन बच्चों यहां पर समाप्त होता है। इसका वेन डायग्राम आप बना करके मुझको बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा जवाब वास्तव में सही है। वास्तव में तो सही बी ही है, लेकिन एक बार आप बना करके देखिएगा अपने से, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे दूसरे दिन बताइएगा। मैं आपको पूरे दर्पणों का फिर से समझाऊंगा कि कैसे आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितने लोग अभी देख रहे हो वो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लें, और कैसा लगा क्लास आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर सूचित करें। और कल मिलेंगे 11 बजे, ठीक है, कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।